हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी साइंस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं और फिजिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अगर मैं हमारे आज के सेशन की बात करूं तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीएससी की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा आज का सेशन है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर, परावर्तन पर एक पूरा सेशन? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपको परावर्तन को अगर अच्छे समझना है तो पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे, जैसे प्रकाशिकी, प्रकाश की चाल और प्रकाश की दोहरी प्रकृति। उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। अब जो परावर्तन है इसका उपयोग जो है कई चीजों में होता है, इसीलिए हम इसी सेशन में दर्पण और प्रतिबिंब को भी फिनिश करेंगे और उसी से जोड़ के दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन को भी खत्म करेंगे। तो काफी सारी चीजें जो है हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स की। अब इसको जो है मैं एक बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मुझे बताइए, क्या हमारे आसपास जो भी वातावरण है या जो कुछ भी घट रहा है उसका हमें ज्ञान या आभास होता है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे हाँ, पर मुझे बताइए ये कैसे होता है? तो देखिए ये होता है ज्ञानेंद्रियों की वजह से, जो कि 5 होती हैं। पर मुझे बताइए इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे आंख, क्योंकि अगर आंख नहीं होती तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको रात में दिखाई देता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं दिखाई देता है। पर ऐसा क्यों? तो देखिए इसकी वजह है प्रकाश। सूर्य जो प्रकाश निकालता है असल में वो क्या होता है, रात के समय क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है इसलिए हम तक नहीं पहुंच पाता है और इसीलिए रात में जो चीजें हैं वो हमें नहीं नजर आती है। तो प्रकाश क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। पर यहीं पे एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि सर कुर्सी, टेबल या फिर हम लोग तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, तो फिर हम कैसे दिखाई देते हैं? तो हमारे दिखाई देने की जो वजह है वो है परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। कैसे सर? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए प्रकाश का रंग क्या होता है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सफेद, लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है। असल में प्रकाश को अगर हम तोड़े तो इसमें 7 रंग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। अब ये 7 रंग जब किसी वस्तु पे पड़ते हैं, मान लीजिए एक पत्ती पर, तो उस समय क्या होता है, उस समय यहां पर परावर्तन और अवशोषण होता है। सर परावर्तन और अवशोषण, तो देखिए 7 रंगों में ये वस्तु कौन से रंग की है? हरे रंग की है। तो हरे रंग के अलावा जितने भी रंग हैं वो क्या होंगे, वो इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे और जो हरा रंग है वो क्या होगा, परावर्तित कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा और यही क्या होगा, हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण जो है हम इस वस्तु को देख पाएंगे। तो इस तरह से परावर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण हमें संसार की सारी चीजें नजर आती है। इस बात को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे के अपने एक सेशन विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन में, ठीक है। अब इसके बाद प्रकाश की चाल। अब मुझे बताइए सूर्य जो है उससे पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? निश्चित तौर पे अगर आपको पता है तो आप कहेंगे सर 8 मिनट के लगभग। और चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ये जो है 1.3 सेकंड होता है। तो आखिर इतना अंतर क्यों? तो देखिए बड़ी आसानी से आप ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब प्रकाश की चाल तो क्या है, वो तो वैक्यूम में कांस्टेंट है जो कि है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर हम बात करें दूरी की, तो देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी क्या है, कम है, 3.5 लाख से 4 किलोमीटर के लगभग। लेकिन अगर हम बात करें सूरज से पृथ्वी की दूरी, तो ये काफी ज्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो
इस दूरी को तय करने में प्रकाश को भी क्या लगता है, काफी सारा समय जो है लग जाता है। अब आप कहेंगे सर ये बातें आप क्यों समझा रहे हैं? तो देखिए ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रकाश जो है उसकी सबसे ज्यादा रफ्तार किस में होती है, तो निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पर इस रफ्तार के अलावा अगर हम बात करें किसी और माध्यम की, जैसे पदार्थ की, तो पदार्थ में क्या होता है, प्रकाश की जो रफ्तार है वो घट जाती है। सर पदार्थ में रफ्तार घट जाती है मतलब? तो देखिए जरा इस स्लाइड को, वैक्यूम में प्रकाश की रफ्तार कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर वहीं एयर जो है, तो देखिए अंतरिक्ष और वायु ये दोनों क्या है, अलग अलग माध्यम है, पर इसमें भी रफ्तार कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब ये सत्य नहीं है, असल में अंतर होता है, लेकिन अगर हम अंतर की बात करें तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। कितना, 0.03%। ठीक है। अब लेकिन अगर हम दूसरे माध्यमों की बात करें, जैसे पानी या फिर कांच, तो इनमें क्या होती है, रफ्तार जो है काफी घट जाती है। अब आप कहेंगे सर ये बातें आप हमें क्यों समझा रहे हैं? ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि परावर्तन के बाद हमारा अगला सेशन होगा अपवर्तन, और अपवर्तन में ये बातें आपको काफी ज्यादा काम आएंगी। ठीक है। अब ग्लास में कितनी रफ्तार घट रही है, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में लगभग 35%, और यहां देखिए 3 से कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो 35% के लगभग हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और सवाल काफी एग्जाम से पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, ये कण है या फिर तरंग है? तो अब देखिए पहले क्या कहा जाता था, प्रकाश को कण कहा जाता था, और कौन कहते थे, तो न्यूटन कहते थे। न्यूटन कौन, वही ग्रेविटी के जनक। लेकिन बाद में कई सारे साइंटिस्टों ने क्या करा, कई थ्योरीज दी जिनसे उन्होंने प्रूव कर दिया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। पर मुझे बताइए वर्तमान में क्या ऐसा है? तो नहीं, वर्तमान में प्रकाश को ना तो हम कण कहते हैं और ना ही तरंग कहते हैं, हम इसको दोनों कहते हैं। और ऐसा हो पाया है एल्बर्ट आइंस्टीन के कारण। एल्बर्ट आइंस्टीन ने असल में एक थ्योरी दी है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के सेशन में समझेंगे। और उसमें उन्होंने प्रकाश को क्या माना था, पार्टिकल माना था, जिसके बाद ये माना जाने लग गया कि प्रकाश क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर सर ये बात आप क्यों समझा रहे हैं? तो देखिए ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि जब हम प्रकाशिकी की बात करते हैं तो उसका अध्ययन भी हम 2 तरीके से करते हैं। पहला प्रकाशिकी किरणें, और दूसरा तरंग प्रकाशिकी, यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिनको अगर हम और चर्चा करें तो जब हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो तरंग मानने से उसके जो गुण दिखाई देते हैं वो क्या हैं, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण। और अगर हम प्रकाश को किरण मानते हैं तो किरण प्रकृति से जो गुण वो दर्शाता है वो क्या है, परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। अब इनमें से एक चीज समझिए, ये जो सेशंस आप देख रहे हैं ये सेशंस किसके अकॉर्डिंग है, तो ये पीएससी और दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है बनाए गए हैं। अब मुझे बताइए पीएससी या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स ये साइंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछती है? तो ये प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन पूछती हैं जिनका रोजमर्रा में आपको काफी ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसलिए यहां पर हम इन तीनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, जिसमें हमारा आज का सेशन है परावर्तन, अगला होगा अपवर्तन, और उसके बाद फिर तीसरा सेशन होगा विक्षेपण। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है? तो देखिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मुझे बताइए क्या आप आईने में खुद को देख पाते हैं? निश्चित तौर पर आप देख पाते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे वजह है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए ये आप यहां से समझ सकते हैं कि होता क्या है, जो आईना है उस पर जब भी किरणें पड़ती हैं तो ये किरणें क्या होती हैं, आईना क्योंकि एक क्या है, परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टर है, तो आईने में जो किरणें पड़ती हैं वो इससे टकराकर क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। अब आप वहां डेफिनेशन में देखेंगे कि जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। तो देखिए ये क्या है, हवा एक माध्यम है,
और ये आईना भी क्या है, ये कांच का बना एक माध्यम है। तो मुझे बताइए, जब आईने पे किरणें पड़ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, हवा से आ रही है, और टकरा कर इस परावर्तक सतह पर अगर ये टकरा के वापस लौट रही है तो ये कहाँ लौट जा रही है, हवा में ही लौट जा रही है। तो ये क्या है, ये असल में जो परावर्तन है उसका क्या है, लक्षण है, उसके कारण होने वाला कार्य है। और परावर्तन क्या है, तो ये प्रकाश का ही एक गुण है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, जिसको हमने साउंड के सेशन में समझा था, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और रफ्तार ये नहीं बदलती है। ठीक है, अब चूंकि हमारा सेशन आज का परावर्तन है तो इसे हमें काफी डिटेल में समझना है। तो इसके लिए हम समझते हैं परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे लगता है ये डायग्राम तो आप सबने बचपन में देखा होगा और इसमें आपको कुछ बेसिक बातें पता भी होंगी कि ये क्या है। तो ये इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है। अब ये आपतित किरण यानी कि हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश। ये प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर एक वस्तु पर पड़ रहा है। ये वस्तु क्या है, आईना है, जिसको आप क्या कह सकते हो, किताबी भाषा में परावर्तक सतह कह सकते हो। अब इस परावर्तक सतह से क्या होगा, निश्चित तौर पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो ये टकरा के क्या होगी, जैसा कि हमने समझा है, वापस लौट जाएगी। अब जब ये वापस लौटेगी तो इस किरण को क्या कहेंगे, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। अब ये बातें तो ठीक हैं, पर एक्चुअली यहाँ पर जो हो रहा है क्या उसके कुछ नियम होंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ परावर्तन के नियम होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला देखिए, अगर हम इस परावर्तक सतह के क्या लें, 90 डिग्री एंगल लें। ठीक है, मतलब जैसे ये सतह है और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल लें, तो उस एंगल पे जो बनेगी लाइन उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अब इस अभिलंब से एक बात समझिए, जो आपतित किरण है वो और जो परावर्तित किरण है दोनों क्या करेंगी, कोण बनाएंगी, एंगल बनाएगी। तो ये कोण यानी कि एंगल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इंसिडेंट रे जिस कोण से आएगी, परावर्तित किरण जो है उसी कोण से रिफ्लेक्ट होगी। किसके अबाउट, अभिलंब के अबाउट। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर। इसके अलावा अब ये नियम तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, पर दूसरा नियम वो समझ नहीं पाते हैं, और इसी के लिए ये डायग्राम जो है डाला गया है। क्या लिखा है इसमें, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सर प्लेन में होंगे मतलब, तो देखिए जरा, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आई। ठीक है, अब इंसिडेंट रे आने के बाद देखिए ये क्या है, ये प्लेन है, तो वो इसी प्लेन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो इस प्लेन में रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब थोड़ा इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए या थोड़ा पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए। तीनों का प्लेन क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब परावर्तन के नियम पे आप कहेंगे सर इनका प्रयोग कहां होता है। तो देखिए, जैसा कि हमने समझा शुरुआत में ही कि परावर्तन का प्रयोग तो सभी जगह हो रहा है, पर किताबी भाषा में अगर कहूं तो इमेज बनाने में इनका प्रयोग होता है। अब ये इमेज या तो वर्चुअल हो सकती हैं या फिर ये रियल हो सकती हैं। अब आप कहेंगे सर वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, ये तो बड़े भारी शब्द हो गए, समझ नहीं आता अच्छे से कि ये क्या होता है। तो इसीलिए तो आप आज का ये सेशन सुन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज की, कि वो क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी स्रोत से, सर स्रोत मतलब, स्रोत का मतलब हम यहां पे ले लेते हैं जैसे सूर्य। सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो वो प्रकाश क्या होगा, उसका या तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। सर यही तो किताबी भाषा में दिक्कत आती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परावर्तन। अब देखिए, जब हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण से क्या होता है, तो परावर्तन होता है। और वहीं जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण का जब परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, अब इस डायग्राम में क्या दिया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे दर्पण दिया है, जो कि हमें आज परावर्तन समझना है। तो जब परावर्तन या अपवर्तन होता है तो उसके पश्चात क्या होता है, देखिए जरा, ये किरण है, ये किरण आ रही है स्रोत से, इधर देख सकते हैं आप, इधर भी ये किरण जो है ये स्रोत है,
इससे ये किरण आ रही है। तो इनका जब परावर्तन या अपवर्तन होता है तो उसके पश्चात ये या तो एक दूसरे को काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं। काटती हैं मतलब ये देखिए यहाँ पर किरणें क्या हो रही हैं, टकराने के बाद या परावर्तन होने के बाद क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर किरण क्या कर रही है, यहाँ पे किरण जो है ये इस तरीके से आ रही है, लेकिन आने के बाद ये काट नहीं रही है। ध्यान से देखिए ये क्या हो रही है, काट नहीं रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। सर बात तो समझ में आ रही है पर आधी आधी समझ में आ रही है, तो घबराइए मत, इसी बात को तो हमें अच्छे से डिटेल में समझना है। तो जब काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, जिसमें ये वाला क्या है, रियल है, वास्तविक है, और ये वाला क्या है, वर्चुअल है। सर प्लीज थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब की, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होते हैं, आप समझ ही चुके होंगे, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। अब अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की तो ये जो है किस पर पाया जाता है, तो ये स्क्रीन पर पाया जाता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए वर्चुअल प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब ये असल में क्या है, जो आईने में आपको दिखाई देता है, जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते भी हैं, पर जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं वो है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो जो कॉनकेव मिरर होता है यानी कि अवतल दर्पण होता है, उसमें अधिकतर क्या होता है, रियल इमेज बनती है। यही आज के सेशन में हम और आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अब रियल इमेज का मतलब किरणें क्या होती हैं, वो टकराकर वापस आ जाती हैं और एक बिंदु पर मिल जाती हैं। उस बिंदु पर अगर आपने क्या रख दिया, पर्दा रख दिया, तो पर्दे रखने पर उस पर्दे पे आपको क्या मिल जाएगी, रियल इमेज मिल जाएगी। सर क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर हम सिनेमा हॉल की बात करें तो मुझे बताइए सिनेमा हॉल में आपको इमेज नजर आती है, हाँ या ना? भाई पर्दे पे हीरो हीरोइन दिखते हैं, हाँ या ना? तो बिल्कुल हाँ। तो वो असल में क्या वास्तविक तौर पे हीरो हीरोइन वहां पर हैं? नहीं है। तो इसलिए वहां पर उनका क्या है, प्रतिबिंब है। पर मुझे बताइए क्या प्रतिबिंब यानी इमेज वहां पर असल में है? बिल्कुल है, इसीलिए वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। सर असल में इमेज है मतलब? तो देखिए जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं, अगर आईना हल्का सा भी तड़क जाए तो क्या पीछे हमारी छवि रहेगी? बिल्कुल नहीं, वो छवि भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि आईने के पीछे प्रतिबिंब दिखाई देता है पर असल में होता नहीं है। नहीं समझ आया तो वापस से देखो, सेशन को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो बिंदु से जो किरणें निकल रही है वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, ये देखिए ऑब्जेक्ट से जो किरणें निकल रही हैं वो परावर्तित होने के पश्चात वास्तव में क्या होती है, मिलती हैं। अब वास्तव में मिलती है, जब मैं वर्चुअल इमेज समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब आपस में मिलने से होता क्या है, तो देखिए आपस में मिलने से अगर मैं होने की बात करूं तो क्या बनती है, इमेज बनती है जो कि क्या होती है, रियल होती है। पर रियल होने के अलावा जो एग्जाम से पूछा जाता है वो ये है कि ध्यान से देखिए इस इमेज को, मुझे बताइए इस पर्दे पर जो इमेज बनी है उसमें आपको क्या खास लग रहा है? तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर ये उल्टी है। तो ध्यान रखिए जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो उल्टी बनती है, सीधी नहीं बनती है, ठीक है। आप कहेंगे सर हजम नहीं हो रहा है, तो भाई हजम होगा कैसे? नॉर्मली तो आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं ना, और आईने में आपको जो इमेज दिखती है वो क्या होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज होती है आईने वाली, तो ये देख सकते हैं आईने में आपको क्या बन रहा है, आपका अक्स बन रहा है, लेकिन आप क्योंकि वहां पे असल में तो है नहीं और ना असल में आपकी वहां पर इमेज है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। किताबी भाषा में अगर मैं कहूं तो आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। सर पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो देखिए जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इस ऑब्जेक्ट की जो आपको इमेज नजर आएगी वो कहां नजर आएगी, वो मिरर के आईने के पीछे नजर आएगी। तो अच्छे समझिए इस बात को, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो आईने के कहां बनता है, आगे बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो आईने के कहां बनता है, पीछे की तरफ बनता है, ठीक है।
अब यहां पर होता क्या है तो समझिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, किरणें निकल रही हैं। अब ये किरणें हमारी आंखों पर जब आ रही हैं तो मुझे बताइए, आंखों पर जब कोई वस्तु पड़ती है तो असल में वहां पर क्या होना चाहिए, कायदे से किरणों को मिला हुआ होना चाहिए। पर किरणें यहां पर क्या हो रही है, ध्यान से देखिए, किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं पर असल में मिल नहीं रही है। और इनके प्रतीत होने से वहां पर क्या हो रहा है, छवि बन रही है, इमेज बन रही है। अब आप कहेंगे सर ये बातें इतनी डिटेल में आप क्यों समझा रहे हैं? तो देखिए, जब हम कॉनकेव मिरर्स को समझेंगे, अवतल दर्पण को समझेंगे, या फिर हम कॉन्वेक्स मिरर को समझेंगे, उत्तल दर्पण को समझेंगे, तब ये बातें आज के सेशन में आपको काफी ज्यादा काम आएगी। अब ये इमेज कैसी बनेगी? तो देखिए, ये इमेज कैसी होगी, हमेशा सीधी होगी। सर सीधी होगी तो उसमें क्या नई बात है? अभी तो हमने समझा कि रियल इमेज कैसी बनती है, जो पर्दे पे मिलती है वो उल्टी बनती है, पर यहां पर इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, मतलब दर्पण में हमें अपने आप को कैसा देख पाएंगे, सीधा देख पाएंगे। अब उदाहरण तो हम इतनी देर से डिस्कस ही कर रहे हैं, आईने में बना प्रतिबिंब। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। और अगर मैं एक और बार बताऊं तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो कहां बनती है, आईने के पीछे बनती है। कैसी होती है, सीधी होती है। रियल इमेज जो है वो कहां बनती है, तो आईने के सामने बनती है। कैसी होती है, तो उल्टी होती है। ये बातें एग्जाम से पूछी जाती है और मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। रियल और वर्चुअल इमेज के बाद अब दोस्तों हमें समझना है दर्पण। दर्पण क्या होता है तो मुझे लगता है आप सब जानते हैं, जिसमें हमें अपना प्रतिबिंब या अक्स जो है नजर आता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्पण बनता कैसे है? तो देखिए, इसके लिए क्या किया जाता है, एक कांच लिया जाता है और कांच की जो पीछे वाली सतह है उस पे क्या करा जाता है, चांदी या पारे का लेप लगा दिया जाता है और उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा दिया जाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब इसमें अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, गोलीय दर्पण की, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिन्हें हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। अब इस स्लाइड में आपके सामने ये तीनों मिरर्स हैं। अब इसमें ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, इसका मतलब वो हिस्सा जहां से लाइट यानी कि प्रकाश जो है आ रहा है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये असल में क्या है, ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर क्या करा गया है, लेप लगा दिया गया है। अब प्लेन मिरर तो सर समझ में आ रहा है कि कैसा है, प्लेन है, समतल है। पर सर ये जो मिरर्स हैं इन्हें कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, केव मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। तो इस मिरर में क्या है, जो परावर्तक सतह है वो कैसी है, गुफा जैसी है। वहीं कॉन्वेक्स की अगर हम हिंदी की बात करें तो वो होता है उत्तल। अब उत्तल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो कैसा हो, उठा हुआ हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं परावर्तक सतह जो है वो कैसी है, वो उठी हुई है। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, पर इसके अलावा सर हम किताबों में देखते हैं कि इन्हें अपसारी और अभिसारी भी कहा जाता है। वो क्या होता है? तो देखिए, जब किरणें आती हैं तो ये प्रकाश की किरणें जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें क्या होती हैं, फोकस पे आके टकरा जाती हैं। अब ये फोकस पे आके क्यों टकरा रही है ये तो हम आगे समझेंगे, पर अभी के लिए आप समझिए फोकस पर आकर टकरा जाती है। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो उसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, ये परावर्तक सतह यानी कि जो मिरर है उससे टकरा के बाहर निकल जाती है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, और यहाँ पे किरणें मिल नहीं रही हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है मिरर के पीछे की तरफ के फोकस से। तो जहां पर किरणें वाक्य में मिलती है यानी पास आती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब पास आना। और जहां पर किरणें पास नहीं आती हैं, दूर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, क्योंकि अप का मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक सवाल आपके माइंड में और आना चाहिए कि सर ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं इन्हें हम गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, ये गोल तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो असल में होता क्या है, कांच का
खोखला गोला जो है लिया जाता है और उस खोखले गोले में से क्या करा जाता है, काट के ये दोनों मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो है बनाए जाते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है, तो समझिए जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो परावर्तक सतह है वो कौन सा वाला भाग रहता है, तो वो दबा हुआ वाला भाग जो है रहता है, इसीलिए इसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में परावर्तक सतह जो है वो कौन सा भाग रहती है, तो वो उठा हुआ भाग रहती है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब इन तीनों में लेकिन अंतर क्या है सर, तो अंतर जो है इनके द्वारा बनने वाली इमेज का है। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो अभी हम देखेंगे कि उसकी जो इमेज है वो वस्तु के क्या होती है, बिल्कुल जैसी की तैसी बन जाती है। पर कॉन्वेक्स में क्या होता है, फर्क पड़ता है। अगर मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करूं तो कॉन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, क्योंकि ये इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, यानी आईने के पीछे बनती है। पर कॉनकेव में अभी हम समझेंगे कि अधिकतर इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है और उल्टी बनती है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि आपको वर्चुअल और रियल इमेज इतना डिटेल में क्यों समझाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले समतल दर्पण की इमेजेस की, क्योंकि अभी जो मैंने इमेज के बारे में बताया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरह का बनता है। अब कैसा बनता है, तो देखिए यहां पर दर्पण से क्या है, एक निश्चित दूरी पर आप खड़े हैं। अब मुझे बताइए जब आप डी दूरी पे खड़े हैं तो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, तो समझिए कि जितनी दूरी पर आप खड़े हैं प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, तो देखिए जितनी आपके आकार है उतना ही क्या होगा, जो आपकी वर्चुअल इमेज है प्रतिबिंब जो है उसका क्या होगा, आकार होगा। ठीक है, अब ये इमेज जो है कहां बन रही है, तो देखिए ये दर्पण के पीछे बन रही है। और हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले दर्पण के पीछे की इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और जो दर्पण के सामने पर्दे पर मिलती है वो इमेज कैसी होती है, तो रियल होती है। अब वर्चुअल इमेज होने के साथ प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी, जैसा कि आपने समझा वस्तु के क्या होगी, बराबर होगी। ये देखिए h और h क्या होंगे, इक्वल होंगे। पर एक और बात यहां समझने वाली है, इस इमेज का एक और गुण क्या है कि ये कैसी होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी, ये पार्श्वी तौर पे उल्टी होगी। सर इसका क्या मतलब है, देखिए इस स्लाइड को, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस जो है बनी हुई है। अब इस एम्बुलेंस में आप जरा मुझे बताइए एम्बुलेंस शब्द कैसा लिखा है, निश्चित तौर पे ये उल्टा लिखा है। पर जब आप इसको अपनी गाड़ी के आईने में देखते हैं तो मुझे बताइए कैसा नजर आता है, तब ये सीधा नजर आता है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है, पार्श्वी स्तर पे उल्टी बनाता है। मतलब अगर आपके दाहिने हाथ में अंगूठी है तो वो मिरर में कहां नजर आएगी, बाइने हाथ में नजर आएगी। ठीक है, अब इसके बाद दर्पण से ही संबंधित कुछ और विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछे जा सकते हैं। मुझे बताइए अगर आप दर्पण की तरफ जो है दौड़ रहे हैं, मान लीजिए, अब आप बोलेंगे सर टकरा जाएंगे, तो मान लीजिए बहुत दूर से आप दर्पण की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको इमेज जो है वो अपनी तरफ किस रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आएगी, तो आप पुस्तकों में पढ़ते होंगे कि 2v रफ्तार से आएगी। पर सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बड़ी आसान सी बात है, अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हैं आगे और एक व्यक्ति सामने से आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो मुझे बताइए जो व्यक्ति सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है वो आपकी और उसकी दोनों की रफ्तार मिला के बहुत तेज दौड़ता हुआ लगेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो असल में ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दौड़ तो वो सामने वाला v रफ्तार से ही रहा है, पर आपकी रफ्तार के कारण आपको लगेगा कि सामने वाला जो है आपकी तरफ 2v रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी दर्पण में पूरी इमेज जो है आए उसके लिए दर्पण का क्या होना जरूरी है, तो दर्पण का जो आकार है वो वस्तु का कम से कम आधा जो है होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपके सिर से लेकर पांव तक का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में बन पाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आप बुक्स में देखते होंगे कि अगर हम क्या करें, जो दर्पण है उसको 3 डिग्री से घुमा दे तो जो परावर्तित किरण है उसमें क्या होगा, उसमें 2 थीटा कोण का बदलाव आ जाएगा।
आप कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आई, तो आइए इसको अपन प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और आपने क्या करा, जो दर्पण है उसको आपने घुमा दिया कितने डिग्री से, 10 डिग्री। अब 10 डिग्री अगर आप दर्पण घुमाएंगे तो मुझे बताइए कि जो नॉर्मल है, अभिलंब है, वो भी 10 डिग्री घूम जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, अगर आप घुमाएंगे तो जो अभिलंब है वो भी क्या होगा, 10 डिग्री जो है घूम जाएगा। अब 10 डिग्री अभिलंब घूम गया तो जैसा कि हमने परावर्तन के नियमों में समझा है, अगर ये यहां 60 डिग्री है तो यहां भी कोण कितना होगा, निश्चित तौर पे यहां भी 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपने 10 डिग्री घुमा दिया तो अब ये कितना है, तो ये 50 डिग्री है। अब अगर ये 50 डिग्री है तो इधर भी मुझे बताइए ये कितना बनेगा, निश्चित तौर पे इधर भी ये 50 ही बनेगा। अब 50 में से लेकिन 10 तो क्या है, 10 तो यही है, और जब यही 10 है तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब पहले ये 60 था, अभी ये कितना हो रहा है, अभी ये यहां से है ना 40 हो रहा है, मतलब कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 20 डिग्री का अंतर आ रहा है। अब मुझे बताइए थीटा कितना था, थीटा जो है 10 डिग्री था, तो 20 डिग्री उसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो परावर्तित किरण जो है वो कितने डिग्री से घूम गई, तो 2 थीटा से घूम गई। सर ये बात तो ठीक है, पर इसको आप आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? तो देखिए, जब आपने क्या करा, अभिलंब को ही मोड़ दिया, तो असल में उसका असर जो है वो इस तरफ जो है आपतित किरण पे भी पड़ेगा और परावर्तित किरण पे भी पड़ेगा। दो तरफ इफेक्ट पड़ने से थीटा नहीं 2 थीटा का क्या आएगा, बदलाव आएगा। अब इसके बाद एक और नियम समतल दर्पण से जुड़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर दो समतल दर्पण के बीच क्या हो, थीटा एंगल हो, तो उस समय प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यानी कितनी आकृतियां बनेंगी। अब इसका आपने देखा होगा किताब में एक फॉर्मूला दिया रहता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए बड़ी आसान सी बात है, प्रैक्टिकली क्लियर कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम ये एंगल ले लेते हैं कितना, 120 डिग्री। अब 360 बटा 120 कितना हो जाएगा, निश्चित तौर पे 3, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो प्रतिबिंब कितने बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए। तो देखिए इस डायग्राम में प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। उसी तरह से एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, इसमें आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब यहां पे अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहां पे एंगल लिया गया है 72 डिग्री। अब 72 जब आप लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए प्रतिबिंबों की संख्या 72 डिग्री एंगल पे कितनी हो गई, 4 हो गई। और इसी को और पक्का करने के लिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आकृतियां कितनी बनेंगी, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो इनफाइनाइट बनेंगे। सर इनफाइनाइट ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए आपको गणित का नियम क्लियर होना चाहिए कि 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी। और इस केस में अगर हम बात करें तो आप 360 बटा कितना ले लीजिए, थीटा को 0 ले लीजिए, तो उस स्थिति में कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, और प्रतिबिंब भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो इस तरह के कैलकुलेशन वाले सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें समतल दर्पण के उपयोगों की, तो देखिए एक तो हमने समझ ही लिया है आईना जो है उसके तौर पे इसका उपयोग जो है हम सभी करते हैं, पर इसके अलावा और भी इसके उपयोग हैं, जैसे परिदर्शी और बहुरूपदर्शी। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरिस्कोप। सर पेरिस्कोप, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल आपने सुना है, असल में जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें क्या होता है, व्यक्ति जो है नीचे से ही ऊपर का नजारा देख लेता है, कौन सा दुश्मन जहाज जा रहा है वगैरह। तो उसके लिए इनको जो उपकरण लगता है वही क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। इस उपकरण में क्या किया जाता है, 2 आईने असल में लगा दिए जाते हैं। ये आईने कौन से होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, जो किस एंगल पे लगे होते हैं, 45 डिग्री पे। अब मुझे बताइए आईने अगर 45 डिग्री झुकेंगे तो इनका नॉर्मल भी झुक जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल झुक जाएगा। तो जब नॉर्मल झुक जाएगा तो इधर देखिए आप 45 डिग्री, इधर भी आप देखिए 45 डिग्री, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा।
और इस तरीके से जो किरणें हैं वो क्या होंगी, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है तो इस पेड़ से ये किरणें सीधी आएंगी, फिर यहां मुड़ जाएंगी और फिर उसके बाद ये किरणें क्या होंगी, वापस से मुड़ जाएंगी और हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। अब इसके अलावा जैसा मैंने समझाया एक और उपयोग क्या है, बहुरूपदर्शी। अब सर ये क्या होता है, तो देखिए नाम ही पढ़िए बहुरूप, मतलब एक ही चीज के क्या कर रहा है, कई सारे रूप जो है दिखा रहा है। तो अभी जैसा हमने समझा कि अगर दो आयनों के बीच में क्या करा जाए, थीटा जो है बदल दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या बदल जाती है। तो ये बहुरूपदर्शी इसी पर क्या करता है, काम करता है। तो ये क्या होता है, ये इसी तरह का जो पेरिस्कोप जैसा ही क्या होता है, उपकरण होता है जिससे आप दूर की चीजें देखने की कोशिश करते हो। पर वो चीजें क्या होती हैं, जो मिरर्स हैं उनके बीच में एंगल बदलने के कारण जो उनके प्रतिबिंबों की संख्या है वो हमें कम या ज्यादा नजर आती है। ठीक है। समतल दर्पण के बाद अब हमें समझना है गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। लेकिन इनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पहले समझनी होगी। अब गोलीय दर्पण क्या होता है ये तो आप समझ ही चुके हैं, और उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी आप समझ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब ये क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है उसका जो है मध्य बिंदु होता है। इसके बाद दूसरी चीज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वक्रता केंद्र क्लियर नहीं होता। तो बड़ी आसान सी बात है, जैसा कि हमने समझा कांच के खोखले गोले में से ही क्या करा जाता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये जो कांच का खोखला गोला होता है इसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कहते हैं। ठीक है। और ये लंबाई क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब यहां पर एक ध्यान दीजिए, ये वक्रता केंद्र जो है और ये जो पोल है यानी ध्रुव जो है, इन दोनों को जोड़ने वाली एक क्या है, लाइन है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको अच्छी समझ होना ही चाहिए वो है फोकस। अब देखिए होता क्या है, जो किरणें समानांतर आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के, ठीक है, ध्यान दीजिए, वो किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होकर किस पर जाती हैं, फोकस पर जाती हैं। या फिर अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो किरणें समानांतर आ रही है किसके, मुख्य अक्ष के, वो किरणें क्या होती है, परावर्तित होकर बाहर निकल जाती हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय वो मिलती हुई प्रतीत होती है किस पर, फोकस पर। उस समय वो किस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर। तो ये हमारा फोकस होता है। अब लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो आपने बुक्स में देखा होगा कि जो ये फोकल लेंथ है ये कितनी होती है, तो ये जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है, r/2 होता है फोकस। ठीक है। अब मैं समझता हूं आपको ये सारी परिभाषाएं जो है काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्स की, तो देखिए एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वस्तु की अगर हम स्थिति बदल दें तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, इनमें क्या अंतर होगा। अब आप कहेंगे सर स्थिति बदल दे मतलब, तो देखिए जब हम दर्पण की बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, तो उसमें हो सकता है कि वस्तु कहां हो, इन्फिनिटी पे हो, अनंत पे हो, या फिर इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में हो, या फिर वक्रता केंद्र के ऊपर हो, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, या फिर फोकस पर हो। 5 केसेस मैंने अभी आपको बताए हैं। तो उस समय क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, ये तीनों क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स जो है इस टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इसको याद नहीं करना है, बस अच्छे से समझना है। तो आइए समझते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि आपने समझा, मुख्य अक्ष से समानांतर जो रेखाएं आती हैं वो कहां जाती हैं, फोकस पे जाती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आ रही है तो वो मिरर पे टकरा के जैसी आई है वैसी की वैसी वो क्या होगी, लौट जाएगी। पर आप कहेंगे सर ये तो आपने रट्टा बता दिया, समझाया कहां। तो आइए इसको समझ भी लेते हैं।
क्योंकि ये भी क्या है, परावर्तन के ही नियमों पर काम कर रहा है। सर कैसे? तो देखिए यहां पर जो मिरर है वो कैसा है, मुड़ा हुआ है। अब मुझे बताइए जब मिरर मुड़ा हुआ है तो इसका नॉर्मल भी मुड़ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल निश्चित तौर पे हाँ। तो ये नॉर्मल जो है ये क्या होगा, इस तरीके से तिरछा होगा, ठीक है। अब नॉर्मल तिरछा होगा तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहां पर दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम ये याद करते हैं कि जो भी समानांतर रेखाएं आती हैं किसके, मुख्य अक्ष के, वो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। उसी तरह से हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की, जिसमें मैंने बोला कि जैसी आई है रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वैसी की वैसी वो लौट जाएगी। अब इसको समझने के लिए मुझे बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अब भी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि खोखला कांच का जो गोला है उसका ये क्या है, केंद्र है। अब लेकिन अगर मैं ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर आपने नहीं पढ़ी है ज्योमेट्री तो आइए पढ़ लेते हैं। इसमें अगर सेंटर से कोई लाइन आप सर्कल पे ड्रॉ करते हो और उस बिंदु पर आप क्या करते हो, टेंजेंट बनाते हो, तो ये जो लाइन जो सर्कल के सेंटर से आई है वो क्या होगी, वो जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये हम टेंजेंट में पढ़ते हैं। अब उसी तरह से अगर हम बात करें यहां की, अगर कोई लाइन जो है वो प्रकाश की किरण जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रही है, आ रही है, तो उस स्थिति में मुझे बताइए यहां पर ये भी क्या करेगी, निश्चित तौर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब ये मुझे बताइए ये जो 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन है ये असल में क्या है, तो ये हमारा नॉर्मल है या हिंदी में कहूं तो अभिलंब है। अब अगर प्रकाश जो है वो अभिलंब की ही सीध में आ रहा है तो मुझे बताइए उसका अभिलंब के साथ एंगल क्या हो गया, निश्चित तौर पे 0 डिग्री। अब जब इंसिडेंट रे आपतित किरण 0 डिग्री है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या हो जाएगी, निश्चित तौर पे 0 डिग्री। तो वो वैसी की वैसी ही क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने नियम बता दिए, आपने इसमें समझाया कहाँ, इन्हीं से तो हम परेशान हैं। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए जैसा कि आपने देखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बाहर इंफिनिटी। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। देखिए उसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो ये आपने इमेज कहाँ बना दी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अब देखिए अब उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो अगर आप उसकी इमेज देखेंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यानी कि आप यहां नोट करिए कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ बढ़ा, वैसे ही इमेज क्या हो गई, वो मिरर से दूर हो गई। सर प्रूफ करिए। तो देखिए जरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। सर पर आप ये इमेज नीचे क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए ये सारी इमेजेस जो बन रही हैं ये क्या है, ये रियल इमेज है। और रियल इमेज क्या होती है, मिरर के सामने बनती है और उल्टी बनती है। वर्चुअल और रियल इमेज में हमने ये डिटेल में आज समझा है। फिर इसके बाद जब ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा तो वैसे ही इमेज क्या हो जाएगी, वो और पीछे चली जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो देखिए जरा, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कहां चली जाएगी, इमेज जो है वो बकायदा इंफिनिटी पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है बड़ी आसानी से ये पांचों केस याद कर सकते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट अनंत से फोकस पे आता है तो जो उसका प्रतिबिंब है, इमेज है, वो फोकस से कहां चला जाता है, इंफिनिटी पे चला जाता है। अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पे था तो उसकी जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या था, बहुत छोटा था। आप देख सकते हैं ये हमने अब भी हाल देखा, आकार क्या है, बहुत छोटा है। लेकिन जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इमेज का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इन सारे केसेस में इमेज कैसी बन रही है, वास्तविक और उल्टी बन रही है। तो ये सारे केस क्या हो जाएंगे, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएंगे। सर ये तो 5 केस हुए, यहाँ पे तो 6 नजर आ रहे हैं। तो आइए छठवां भी समझ लेते हैं। अब छठवां केस ध्यान से समझिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में। तो उस समय क्या हुआ, समानांतर वाली किरण तो कहाँ लौट गई, पीछे की तरफ लौट गई। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आ रही है वो भी क्या होगी, वो भी देखिए पीछे की तरफ लौट जाएगी। अब मुझे बताइए क्या ये किरणें जो हैं मिल रही हैं, निश्चित तौर पे नहीं, इनके बीच की दूरी तो यहां और बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमें क्या कहना होगा,
कि ये किरणें मिरर के पीछे क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो मुझे बताइए इमेज कैसी बनती है। तो इमेज जो है उस समय सीधी बनती है, मिरर के पीछे बनती है और वर्चुअल बनती है। ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी होती है, रियल नहीं होती है। यही आईने वाली इमेज है। और ध्यान से देखिए ये वस्तु से क्या है, बड़ी है। सर बहुत ज्यादा किताबी हो गया, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करिए, अभी हम इनके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे पूरी डेटा जो है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इनके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 इनका सबसे ज्यादा क्या होता है, उपयोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की, जिसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और इमेज जो है फोकस पर है। अब सर ये तो आप समझा चुके हैं पर प्रैक्टिकली समझाइए ना। तो देखिए अगर मान लीजिए ये कुकर है और इसमें मुझे खाना बनाना है, तो कुकर में खाना बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर, तापमान क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा चाहिए तो मुझे सूरज की किरणों को क्या करना होगा, एक जगह केंद्रित करना होगा। अब केंद्रित करना होगा तो ये कब होगा, जब इंफिनिटी से सूरज की किरणें आए और वो सारी की सारी एक जगह यानी फोकस पे केंद्रित हो जाए। तो हम कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो उसका यूज किस में हो सकता है, उसका यूज जो है सोलर हीटिंग डिवाइसेस में हो सकता है। सर थोड़ा समझ में आया पर प्रैक्टिकली और क्लियर चाहिए। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 की, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर है। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में एक बल्ब है। अब आप चाह रहे हो कि उस बल्ब की जो लाइट है वो क्या हो, बहुत दूर तक जाए। तो क्या करिएगा, वो बल्ब कहाँ रखिएगा। तो निश्चित तौर पे आप चाहेंगे कि जो बल्ब है वो क्या हो, उसकी जो लाइट है, उसकी जो इमेज है, लाइट की इमेज वो क्या हो, बड़ी बने। अब मुझे बताइए वस्तु से बहुत बड़ी इमेज किस में बनती है। निश्चित तौर पे अगर आपको याद आ रहा हो तो ये देखिए वस्तु से बहुत बड़ी इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे रखा हो। और ये इमेज वास्तविक और उल्टी होती है और इमेज कहाँ बनती है, अनंत पर बनती है। तो उसी तरह ये जो कुकर रखा है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक बल्ब रख देंगे। अब बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो प्रकाश की किरणों का ये उल्टा जाएगी। ये देखिए, इमेजिन करिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में ये बल्ब है जो यहाँ पर रखा है फोकस पे, तो अब उसकी किरणें क्या होंगी, बहुत बड़ी बनेंगी, दूर तक जो है जाएंगी। तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस समय क्या होगा, उस समय जो है उसकी जो इमेज है रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और ये काफी ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी। और जो हमारी कार वगैरह के जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, इसी का इस्तेमाल जो है होता है। और हेडलाइट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो हेडलाइट्स जिनको मैंने अभी आपको समझाया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला है छठवां केस। अब छठवें केस की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताइए। जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो क्या उस समय आपको आईना लगता है, निश्चित तौर पे आपको दाढ़ी बनाते वक्त आईना जो है लगता होगा। तो मुझे बताइए दाढ़ी बनाते वक्त आप क्या चाहेंगे, आईने में आपका चेहरा छोटा नजर आए या फिर बड़ा नजर आए। निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर दाढ़ी बनाते वक्त आईने में चेहरा बड़ा नजर आना चाहिए। अब आईने के अंदर जो है चेहरा नजर आ रहा है, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, याद कीजिए वर्चुअल और रियल हमने बहुत डिटेल में समझा है। मतलब जो इमेज है वो आईने के पीछे बन रही है और वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। अब ये वर्चुअल इमेज यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, बड़ी है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है कब, जब कहां पर हो ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में। सर इसका मतलब मुझे बताइए जब आप दाढ़ी बना रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा करीब खड़े रहेंगे आईने के या दूर खड़े रहेंगे। तो निश्चित तौर पे आप दूर नहीं खड़े रहेंगे, पास खड़े रहेंगे। और पास खड़े रहने का मतलब है आप जो है फोकस और पोल के बीच में आ जाएंगे। इसीलिए शेविंग या मेकअप के जो मिरर्स होते हैं उनमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है जब आप क्या हो, ऑब्जेक्ट के बहुत पास हो। अब आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। आप अभी पढ़ाने भी वाले हैं ये, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम कॉन्वेक्स यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी समझिए हम कॉन्वेक्स यूज की जगह कॉनकेव इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इमेज क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बना रहा है।
और डेंटिस्ट भी क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि ये दांतों को क्या करता है, बड़ा दिखाता है जब दांतों के बहुत पास ये मिरर जो है रखा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, अब आप कहेंगे सर अवतल इतना भारी था, उत्तल में क्या होगा? तो घबराइए मत, उत्तल में मात्र 2 केस होते हैं। पहला, जब इंफिनिटी से क्या आ रहा हो, किरणें आ रही हो ऑब्जेक्ट की, तो उस समय क्या होगा, ये सारी किरणें जो हैं दूर चली जाएंगी। अब किरणें दूर जा रही हैं तो निश्चित तौर पे सोलर कुकर वाला काम तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो किरणें क्या करनी होती है, हमें एक जगह इकट्ठी करनी होती है। तो ये यहां पर क्या होगा, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब इसका बहुत ज्यादा हमें उपयोग नहीं पड़ता है। दूसरा केस होता है जब इन्फिनिटी से आगे कहीं भी जो है ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस समय क्या होता है, उस समय इसकी जो इमेज है वो देखिए, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वापस आ जा रही है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई प्रतीत हो रही है, और ये जो पलट के चली गई ये फोकस पे जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, मिरर के पीछे इमेज बन जाती है। अब मिरर के पीछे, ध्यान से सुनिए, मिरर के पीछे सीधी इमेज बन रही है, तो ये क्या होगी, निश्चित तौर पे मिरर के पीछे और सीधी है, तो इसलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। सर किताबी बात हो गई है। तो देखिए, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी में क्या रखा है, आईना लगा है। अब मुझे बताइए, गाड़ी में जो आपकी आईना है, आप क्या चाहेंगे, उसमें पूरी की पूरी रोड नजर आए, ज्यादा से ज्यादा चीजें नजर आए, या फिर कम से कम चीजें नजर आए? निश्चित तौर पे आप चाहेंगे जितना हो सके उतना बड़ा रोड आपको नजर आए। मतलब आप जो है एक बड़े से रोड को एक छोटे से आईने में फिट करना चाह रहे हैं। मतलब आप जो है बड़ी वस्तु की ही छोटी इमेज जो है बनाना चाह रहे हैं। कॉनकेव में याद करिए हम उल्टा बोल रहे थे, वहां पर हम अपने छोटे चेहरे को दाढ़ी बनाने के आईने में बड़ा दिखाना चाह रहे थे, और यहां हम बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज जो है बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए जरा ये वाला डायग्राम, इसमें अगर हम बात करें यहाँ इमेज कैसी है, यहाँ पर इमेज जो है पॉइंट साइज है, तो ये तो हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। पर इधर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है। तो हमारी गाड़ी का जो पीछे वाला आईना होता है, रियर व्यू मिरर होता है, उसमें इन्हीं कॉन्वेक्स मिरर्स का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स वगैरह जब आप जाते हैं तो वहां के भी जो सिक्योरिटी आईने रहते हैं उनमें भी इन्हीं का इस्तेमाल होता है। आप अगर किसी बड़े मॉल की छत पर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर ये इस तरह का मिरर जो है लगा दिया जाता है। इससे जो नीचे का पूरा फ्लोर होता है वो बड़ा सा फ्लोर ऊपर इस छोटे से आईने में फिट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर्स का ही यूज किया जाता है। अब मुझे लगता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स और उनके उपयोग आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और प्लेन मिरर भी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब दर्पण के बाद हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को, पर इनको क्लियर करने के लिए पहले हमें समझना होगा गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी को। सर अब ये क्या होता है? तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो कार्टेशियन सिस्टम आप बचपन में पढ़ते थे ये उसी पर क्या है, आधारित है। अब सर बचपन में हम क्या पढ़ते थे? तो देखिए, हम पढ़ते थे कि अगर x में आप आगे जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। x में अगर पीछे जाएंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। उसी तरह से अगर y में ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर आप y में नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। सर ये सब तो ठीक है, पर इसका हमें क्या यूज आएगा? तो देखिए, जब हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पर आधारित सवाल करते हैं तो हमें 5 चीजों की जानकारी चाहिए होती है, U, V, F, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब सर ये सब क्या है? तो देखिए, अभी तक तो मुझे लगता है ये आप समझ ही चुके होंगे कि जब मिरर की हम बात करते हैं तो वस्तु को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। अब मुझे बताइए, वस्तु अगर हमने लेफ्ट में रखी है तो ध्यान से सुनिए, पोल से जो इसकी दूरी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? निश्चित तौर पे नेगेटिव होगी, और यही क्या है, U है। अब मुझे बताइए, मिरर कोई सा भी हो, वस्तु हमेशा कहाँ रहती है, लेफ्ट में रहती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। इसी तरह से हम बात करते हैं अब इमेज की। अब जैसा कि आपने समझा है, इमेज 2 होती है। एक होती है रियल इमेज, जो मिरर के क्या बनती है, सामने बनती है और उल्टी बनती है,
और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब, जो क्या होती है मिरर के पीछे बनती है और सीधी बनती है। अब अगर इसकी दूरी की मैं बात करूं तो मुझे बताइए ये दूरी कहाँ है, लेफ्ट में है, तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कि जो रियल इमेज है उसमें दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो देखिए रियल इमेज का v क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पर वर्चुअल इमेज में क्या होगा, ये राइट साइड लेंगे तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये v पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए वर्चुअल इमेज में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई गेस आपने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, 5 केसेस में नेगेटिव होता है, रियल इमेज बनती है, और एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि ये दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं हम कॉन्वेक्स की बात करें तो उसमें हमेशा ही कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। तो कॉन्वेक्स में हमेशा ही v क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और रियल इमेज तो जैसा मैंने कहा वहां बनती ही नहीं है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, फोकस की। अब मुझे बताइए फोकस जो है वो कहाँ होगा। तो निश्चित तौर पे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसमें इस तरह का गोला होता है जिसमें से ये कॉनकेव मिरर जो है बना होता है। तो इसका फोकस कहाँ होता है, और रेडियस जो रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहता है वो कहाँ होता है, वो यहाँ होता है लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड की दूरी क्या होती है, तो लेफ्ट साइड की दूरी नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस है उसकी लंबाई कैसी होगी, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स की। अब देखिए कॉन्वेक्स कैसा होता है, तो निश्चित तौर पे ये आप अभी तक समझ चुके हैं कि ये उल्टा होता है। अब ये उल्टा होगा तो इसमें जो क्या कहते हैं फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये कहाँ बनेंगे, तो ये जो है इस तरफ बनेंगे, राइट साइड में बनेंगे। अब ये राइट साइड में बन रहे हैं तो मुझे बताइए इनकी वैल्यूज क्या होंगी, निश्चित तौर पे इनकी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में हम फोकस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट की। अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट में ऊपर की तरफ, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आप देख सकते हैं मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों केसेस में हाइट क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हाइट ऑफ इमेज की, तो देखिए इमेज जैसा कि हमने समझा दो होती है, एक होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। अब वर्चुअल सीधी होती है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो रियल रहती है वो क्योंकि उल्टी है तो रियल इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं रियल वाली नेगेटिव है और वर्चुअल वाली क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अब मुझे लगता है सारी वैल्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मिरर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ भी नहीं है, जो हमने u, v और f समझे हैं उन तीनों के बीच में ये संबंध को दर्शाता है इस फॉर्मूले से, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसकी खास बात यह है, आप चाहे अवतल दर्पण इस्तेमाल करें या उत्तल दर्पण इस्तेमाल करें, दोनों में यही फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। दूसरा मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, तो ये भी बड़ी आसान सी चीज है। प्रतिबिंब की और वस्तु की जो लंबाई है उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, रेखीय आवर्धन जो है कहते हैं। यानी कि ये आप देख सकते हैं I/O, जहां पर I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है, वस्तु की लंबाई। और इसी को हम बात करें तो हम दूरी में भी दर्शा सकते हैं -v/u। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा बुकिश फॉर्म में आपने बता दिया, समझ कुछ भी नहीं आया। तो देखिए समझने के लिए हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा कि इनका कैसे इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा मिरर लिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर जो है लिया गया है। तो अब जरा कॉन्वेक्स मिरर हम भी ले लेते हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोला गया है कि जो बस है वो कितनी दूरी पे लोकेटेड है, 5 मीटर की दूरी पे, तो ये बस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है। अब मुझे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो इसका फोकस कितना होगा, निश्चित तौर पे फोकस 1.5 मीटर होगा। पर सर ये इस तरफ क्यों बना रहे हैं, अरे भाई कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस किस तरफ होगा, निश्चित तौर पे राइट में होगा। अब राइट में होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अभी आपने समझा है राइट साइड में फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में अगर हम दूरियां समझने के लिए ले तो ये वाला इधर कितना हो जाएगा, यही 1.5 हो जाएगा, और ये उसके आगे 3 मीटर हो जाएगा, और 3 मीटर पे क्या आ जाएगा हमारा,
3 मीटर पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। 5 मीटर दूर है मतलब अगर मैं लेफ्ट में समझने की कोशिश करूं तो ये कहां रखा गया है, लेफ्ट में जो इन्फिनिटी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके क्या रखा गया है, ये बीच में जो है ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए ये दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। अब ऑब्जेक्ट की दूरी मुझे बताइए पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम कहाँ ले रहे हैं, लेफ्ट में ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा यू वी और एफ का कैसे इस्तेमाल करना है, तो यू आपने क्या ले लिया, -5 ले लिया। अब ये u और f की वैल्यूज आप किस में पुट करेंगे, मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब मिरर फॉर्मूला में जब आप पुट करके इसको ये पूरा सॉल्व करेंगे तो v बराबर कितना आया, +1.15 मीटर। अब सर इसका क्या मतलब है, देखिए v क्या बता रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। अब पॉजिटिव बता रहा है तो मुझे बताइए किस तरफ होना चाहिए v, क्योंकि इधर तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो निश्चित तौर पे v किस तरफ होगा, राइट साइड होगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर v राइट साइड है मतलब क्या है, मतलब आपको जो इमेज है वो किस साइड बनानी है, राइट साइड बनानी है। अब राइट साइड इमेज बनानी है और उसकी लेंथ कितनी है, 1.15 मीटर। तो मतलब जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है उससे भी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इमेज कहाँ बनेगी, पोल के और फोकस के बीच में बन जाएगी। मतलब एक वैल्यू +1.15 मीटर हमें इतना सब क्लियर जो है कर देती है। हजम नहीं हो रहा तो इधर देखिए, यहाँ पर आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर है और हमने इसमें समझा था कि इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में मिरर के पीछे की तरफ जो है बनेगी। बस वही बात जो है यहाँ दर्शाई गई है। ठीक है, अब आपको जो है इसमें अभी तक आपको क्या समझ में आया, तो आप कह सकते हैं कि जो v है उससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव होने से ये समझ आता है कि मिरर जो है वो वर्चुअल बनेगी कि रियल बनेगी, यानी कि आभासी होगी या वास्तविक होगी। तो इस क्वेश्चन में इमेज क्या हो गई, यहाँ पर आभासी हो गई, क्योंकि हमारा जो v है वो कैसा आया, v जो है हमारा वो यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो v के पॉजिटिव आने से इमेज कैसी बन गई, आभासी बन गई। अब v के बाद दूसरा हमें लगाना है मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, -v/u, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है नहीं बताई है, तो हमें मैग्निफिकेशन में I/O नहीं हम लगा पाएंगे, हम क्या लगाएंगे, -v/u। अब -v/u आप लगाते हैं तो इससे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई +0.23। अब +0.23 मतलब पहला तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। दूसरा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आई, 1 से छोटी आई। अब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, तो देखिए हमने जैसा कि देखा जो इमेज है उसमें अगर हम बात करें पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ध्यान दीजिए ये जो नेगेटिव साइन है ये तो किससे कैंसिल हो जाएगा, u के नेगेटिव साइन से, क्योंकि अभी हमने समझा u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो v पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है उससे चीजें जो है तय होगी। अब जैसे v क्या आया हमारा, हमने देखा पॉजिटिव आया, उससे मैग्निफिकेशन भी क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज जो है वो सीधी हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है, सीधी है। अब इसके बाद मैग्निफिकेशन 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब देखिए ऊपर आप क्या रखते हो, ऊपर आप जो है इमेज जो है रखते हो, किसकी इमेज जो है आप रखते हो जो बनती है बाद में, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है और इमेज ऊपर है और 0.23 आ रहा है, मतलब 1 से छोटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज क्या है, निश्चित तौर पे इमेज जो है छोटी है। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि v की वैल्यू से आपको डिसाइड होता है कि इमेज वर्चुअल है कि रियल है। मैग्निफिकेशन से आपको डिसाइड होता है कि इमेज सीधी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव से कि इमेज सीधी है कि उल्टी है। और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है कि बड़ा, इससे पता पड़ता है कि इमेज वस्तु से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज को आप अच्छे से यूज जो है कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि प्रकाश का परावर्तन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो कल्याणी आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा अगला सेशन जो है जरूर देखें, जो कि इसी के आगे होगा, प्रकाश का अपवर्तन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।